एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउट नेट की पाठशाला में। मैं हूं रुचि कटियार और हम पढ़ रहे थे बल तथा गति के नियम। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हम लोगों ने जो है न्यूटन के द्वारा दिए गए तीनों नियमों को सीख लिया है, समझ लिया है, जान लिया है, पहचान लिया है। अब बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस देखेंगे कि यार कौन कौन से जो है किस तरह के जो है क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न के साथ। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि बस की छत पर रखा हुआ सामान रस्सी से बांधा जाता है, क्यों? भाई ये तो बिल्कुल सच बात है। चाहे बस हो या कार हो या साइकिल हो, अगर हम कोई भी सामान उसमें रखते हैं तो सामान को हम रस्सी से ज़रूर बांधते हैं। उसका रीज़न क्या है ना? क्या भाई उसका रीज़न है? तो बच्चों, उसका रीज़न क्या होता है? देखो, अब आप ज़रा समझो कि मान लीजिए कि हम जो है क्या कर रहे हैं, हमने जो है बस की छत पर सामान को रख दिया, ठीक है, और स्लो आपने क्या करा, बस को चालू कर दिया। क्या होगा? जैसे जैसे बस में गति आएगी वैसे वैसे क्या होगी, हमारे सामान में भी गति आएगी। सपोज करो कि आपकी बस जो है ना काफ़ी तेज़ चलना शुरू हो गई, हमारा सामान में गति आ चुकी होगी। क्योंकि अब हमारा सामान और बस की गति बराबर होगी, इसलिए क्या होगा, हमारा सामान अभी गिरेगा नहीं, है ना, क्योंकि हमने धीरे धीरे बस की गति बढ़ाई थी, बस के जो है हमने तेज किया था, ठीक है। अब चूंकि हम लोगों ने धीरे धीरे बस की गति बढ़ाई थी, इसलिए क्या हुआ, हमारे सामान में भी जो है धीरे धीरे गति आ गई, है ना। अब होगा क्या, जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे, जैसे ही ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा, बस तो हमारी विराम की अवस्था में आ जाएगी, लेकिन हमारे सामान में अभी भी गति का जड़त्व होगा, जिसकी वजह से हमारा सामान आगे की ओर गिर जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे जड़त्व के कारण। और कौन सा जड़त्व? गति के जड़त्व के कारण। गति के जड़त्व के कारण सामान को रस्सी से बांधा जाता है, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे सामान में भी जो है गति आ जाएगी, और उसकी वजह से जो है जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो बस तो विराम की अवस्था में आ जाएगी, लेकिन हमारा सामान उछलकर आगे की ओर गिर जाएगा, और इस प्रकार हम जो है हमारा जो सामान है वो टूट फूट जाएगा। इसलिए जो है हम क्या करते हैं, रस्सी से बांध देते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, जब हम साइकिल का पैडल को चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल रुक जाती है, क्यों? अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे दो कॉन्सेप्ट पूछना चाहूँगी। जैसे ही मान लो साइकिल का पैडल हमने चलाना बंद किया तो पहले तो क्या होता है, कुछ दूर तक हमारी साइकिल जाती है कि नहीं जाती है? कुछ दूर तक हमारी साइकिल चलती है, उसके बाद हमारी साइकिल रुकती है ना। तो अब यहाँ पर मैं आपसे दो चीज़ें पूछना चाहूँगी। जब आपने पैडल को चलाना बंद किया तो साइकिल कुछ दूर तक अपने आप चली कैसे? हमारी साइकिल कुछ दूर तक अपने आप चली कैसे? वहीं पर कुछ देर बाद हमारी साइकिल रुकी कैसे? वहीं पर कुछ देर बाद क्या हुआ, हमारी साइकिल रुकी कैसे? तो ज़रा सुनिएगा ध्यान से। देखो, जब हम साइकिल चला रहे थे, ठीक है, तो क्या हो गया, हमारी साइकिल में क्या आ चुका है, गति का जड़त्व आ चुका है। तो जब हम साइकिल चला रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारी साइकिल में गति का जड़त्व आ चुका है। अब हमने क्या किया, जैसे ही हम पैडल चलाना बंद करेंगे तो क्या होगा, कुछ देर तक जो है हमारी साइकिल गति में रहेगी। अच्छा, अगर हम लोग गैलीलियो की बात पर जाएं तो गैलीलियो साहब ने क्या कहा था कि अगर कोई वस्तु एक बार गति की अवस्था में आ गई तो वो गति की अवस्था में ही रहना चाहती है, यानी कि हमारी साइकिल गति की अवस्था में ही रहती। लेकिन हो क्या रहा था, लेकिन हो ये रहा था कि साइकिल के टायरों व सड़क के बीच घर्षण बल लग रहा था, घर्षण बल लग रहा है,
और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी साइकिल कुछ देर चलने के बाद रुक जाती है। तो हमारी साइकिल कुछ देर चली कैसे, वो ऐसे चली क्योंकि हमारी साइकिल में गति का जड़त्व आ चुका था और उसी वजह से हमारी साइकिल ने कुछ दूर चल लिया। लेकिन कुछ देर बाद वो रुक क्यों गई, क्योंकि साइकिल के टायर और सड़क के बीच क्या लग रहा है, घर्षण बल काम कर रहा है। और इस घर्षण बल की वजह से, इस घर्षण बल की वजह से क्या हुआ, हमारी साइकिल रुक गई। यानी कि अब हम लोग यहाँ पर अगर इस कॉन्सेप्ट में ध्यान से देखें तो न्यूटन का प्रथम नियम भी हमें कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि यदि वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है यानी कि वहाँ पर कोई ना कोई बल मौजूद होगा। हमारी साइकिल गति से विराम की अवस्था में आ गई है, यहाँ पर कौन सा बल मौजूद है, घर्षण बल मौजूद है। और अगर हम इस घर्षण बल को कैसे करके कम कर दें या फिर हटा दें तो ये साइकिल हमेशा चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरम के खेल में बोर्ड पर पाउडर डाला जाता है, क्यों? अब कैरम बोर्ड तो हम सब ने खेला हुआ है बचपन में, कैरम बोर्ड तो हम सब ने खेला हुआ है बचपन में, और हम सब क्या करते थे, पॉन्ड्स वाला पाउडर, ऑलमोस्ट जो है इंडिया के सभी घरों में पॉन्ड्स पाउडर जरूर होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं भैया, पॉन्ड्स पाउडर अब खुद पर नहीं लगाएंगे लेकिन सारा का सारा पाउडर कैरम बोर्ड पर डाल देते हैं। उसका रीजन क्यों डालते हैं, ताकि हमारी गोटियां है ना, जो कैरम बोर्ड की जो गोटियां हैं वो क्या हो, अच्छे से फिसलें। यही है ना रीजन, कि अगर तुम हल्का सा भी जो है अगर तुम ऐसे जो है करो तो क्या हो, तुम्हारी गोटी सीधे जो है पाले में जाके गिरे, है ना। तो अच्छा, यहाँ पर फिसलन को बढ़ा दिया हमारे पाउडर ने, फिसलन बढ़ गई है, मतलब क्या हुआ, घर्षण बल कम हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, कैरम के खेल में बोर्ड पर पाउडर डाला जाता है, किस लिए, घर्षण बल को कम करने के लिए, घर्षण बल को कम करने के लिए। कम करने के लिए, सही है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है क्या क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक वस्तु पर आरोपित होते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है जरा समझते हैं, ठीक है, आप लोग ही इसका जवाब देंगे। सपोज करो ये है हमारी फिजिक्स की किताब, ठीक है, और ये किताब हमने रखी हुई है धरती पर, ठीक ठीक, धरती पर रखी हुई है। ये है हमारी बुक और ये है हमारी धरती। हमने क्या किया हुआ है, बुक को जमीन पर रखा हुआ है। अब आप क्या जानते हैं कि जो हमारी बुक है वो इस अर्थ पर क्या कर रही होगी, अपने वेट के बराबर बल लगा रही होगी। क्या मैंने सही कहा? हाँ जी, मैंने बिल्कुल सही कहा। जो हमारी बुक है वो क्या करेगी, वो अपने वेट के बराबर, है ना, क्या करेगी, अर्थ पर फोर्स लगा रही होगी नीचे की तरफ। क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी नीचे की तरफ। और न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी, लेकिन विपरीत दिशा में। यानी कि हमारी बुक ने बल लगाया धरती पर, इसका मतलब कि हमारी धरती भी बुक पर उतना ही बल लगाएगी, लेकिन ऊपर लगेगी। बेटा तो हमें तुम जो है नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हो, हम नीचे दबेंगे नहीं, हम बल्कि क्या करेंगे, ऊपर जो है उतना ही फोर्स लगा देंगे। यानी क्या हुआ, हमारी अर्थ ने उतना ही फोर्स लगा दिया ऊपर की तरफ। यानी कि अब जरा तुम यहाँ पर एक बात बताओ कि क्या ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही बताया है मैंने? बताओ, कॉन्सेप्ट में तो कोई गड़बड़ नहीं है? मैडम जी कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सही है। तो अब बताओ, क्या क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर लग रहे हैं? इसे बताने के लिए आपको पहले पहचानना होगा कि यहाँ पर कौन सा बल क्रिया बल है और कौन सा बल प्रतिक्रिया बल है।
क्रियाबल कौन सा है? हमारी बुक धरती पर बल लगा रही है, हमारी बुक धरती पर बल लगा रही है। हमारी बुक अर्थ पर जितना फोर्स लगा रही है उससे हम क्या बोलेंगे? क्रियाबल बोलेंगे। ये क्या है? क्रियाबल है। क्या किया? हमारी किताब ने धरती पर बल लगाया, उससे हम क्या बोलेंगे? क्रियाबल बोलेंगे। अब जो हमारी धरती क्या कर रही है? हमारी धरती किताब पर ऊपर की तरफ बल लगा रही है, हमारी धरती किताब पर ऊपर की तरफ बल लगा रही है, और इससे हम क्या बोलेंगे? इससे बेटा हम बोलेंगे प्रतिक्रिया बल। क्या बोलेंगे? इससे हम बोलेंगे प्रतिक्रिया बल। तो यानी कि यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि क्रिया बल किस पर लग रहा है? क्रिया बल लग रहा है अर्थ पर, जमीन पर लग रहा है। वहीं पर प्रतिक्रिया बल कहाँ पर लग रहा है? प्रतिक्रिया बल कौन सा बल है? हमारी अर्थ ने जो बुक पर लगाया, तो हम क्या बोलेंगे? प्रतिक्रिया बल लग रहा है बुक पर। इसका मतलब क्या हुआ? क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। हम क्या बोलेंगे? नहीं। हम क्या बोलेंगे? नहीं, नहीं। क्रिया व प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, पर कार्य करते हैं। सही है? चलो, बहुत है, बढ़िया। आ गया सबको समझ में? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन के गति के किस नियम से बल की माप मिलती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है न्यूटन का ऐसा कौन सा नियम है जिससे बल की माप मिलती है? पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा नियम संवेग का नियम, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आप बताओ, सोचो सोचो, किस नियम से तुम्हें पता चलता है कि किस वस्तु पर कितना बल आरोपित करना है? अगर सारी क्लास ली होंगी, देखी होंगी, समझी होंगी, तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब देखते ही आ क्या होगा। तो ये कौन सा नियम है? F बराबर ma हमें किस नियम से प्राप्त होता है? न्यूटन के दूसरे नियम से। तो F बराबर ma कौन सा नियम है? न्यूटन का दूसरा नियम है। F बराबर ma, ठीक है। अब बच्चों, जो बल है वो क्या करता है भाई? अगर वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो क्या होगा? फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हाथी को खिसकाना है तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। कोई बड़ी वस्तु है तो उसको खिसकाने में या उसकी स्थिति परिवर्तन में, अवस्था परिवर्तन में हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। या फिर अगर हमें किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन करना, बहुत ज़्यादा उसका वेग बढ़ाना है, तो क्या करना होगा? हमें उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। यानी कि हमें किस वस्तु में कितना बल लगाना है, कितना बल आरोपित करना है, ये किस नियम से पता चलता है? न्यूटन के दूसरे नियम से पता चलता है। तो बल की जो माप है वो पता चलती है हमें न्यूटन के दूसरे नियम से। किस वस्तु पर कितना बल लगाना पड़ेगा, ये बताता है हमें न्यूटन का दूसरा नियम। आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है एक कार और एक ट्रेन दोनों बराबर वेग से चल रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये है हमारी कार और मान लेते हैं कि ये है हमारी ट्रेन। ठीक है, तो ये मान ली कि ये है हमारी ट्रेन और ये है हमारी कार।
अब कह रहा है कि कार और ट्रेन दोनों बराबर वेग से चल रहे हैं। मान लो कि वेग है बेटा जी 70 मीटर पर सेकेंड, ये भी 70 मीटर पर सेकेंड से ही चल रही है। तो कह रहा है ये बताओ इनमें से किसका संवेग अधिक होगा और रोकने के लिए किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। बच्चों संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, अब आप बताओ कि अगर वेग दोनों का समान है तो द्रव्यमान किसका ज्यादा है? ये बताओ, आपको पता है ना बेटा जी, जो संवेग होता है वो किसके बेटा जी अनुक्रमानुपाती होता है? द्रव्यमान और वेग के। यदि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है मतलब कि उसका संवेग ज्यादा है। अगर कोई वस्तु बहुत तेजी से चल रही है, उसका वेग ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे कि उसका संवेग ज्यादा है। यानी कि संवेग डिपेंड करता है द्रव्यमान और वेग पर। ठीक है, आई बात समझ में? अब अगर दोनों बराबर वेग से चल रहे हैं फिर भी द्रव्यमान किसका ज्यादा है? तो बच्चा द्रव्यमान ज्यादा है किसका? हमारी ट्रेन का। द्रव्यमान किसका ज्यादा है? ट्रेन का ज्यादा है। द्रव्यमान किसका अधिक है? ट्रेन का द्रव्यमान अधिक है। हम क्या बोलेंगे? ट्रेन का द्रव्यमान क्या है? ज्यादा है ना, कार के द्रव्यमान से। मान लो कार है हमारी 100 kg की, तो बेटा जी ट्रेन कितनी kg की होगी? 1000 kg की होगी। और अगर तुम यहाँ से दोनों का संवेग निकाल के देख लो बेटा, ट्रेन का संवेग क्या होगा? ट्रेन का संवेग होगा m इंटू वी। कार का संवेग क्या होगा? m इंटू वी, है ना। m किसका? ट्रेन का। ट्रेन का बेटा जी कितना है द्रव्यमान? 1000। वेग कितना? 70, यानी कि 70,000 kg मीटर पर सेकेंड, ये है संवेग ट्रेन का। अच्छा, कार का संवेग कितना है? 100 गुणे 70, यानी कि 7000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब आप खुद बताओ कि 70,000 ज्यादा बड़ा है, 7000 ज्यादा बड़ा है? तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारी जो ट्रेन है उसका द्रव्यमान बहुत अधिक है, और इसलिए हम क्या बोलेंगे कि दोनों समान वेग से चल रहे हैं, लेकिन चूंकि जो है हमारी जो ट्रेन है उसका द्रव्यमान बहुत अधिक है, इसलिए ट्रेन का संवेग ज्यादा होगा। और हम लोगों ने इसको कैलकुलेट भी करके दिखा दिया। हम केवल हवा में ही बातें नहीं कर रहे हैं, हमने कैलकुलेशन भी करके दिखा दी। तो बच्चों एक आंसर तो हमारे सामने है, हम क्या लिखेंगे? हम इसका आंसर लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें इसका आंसर क्या लिखेंगे कि ट्रेन का संवेग अधिक होगा। बच्चों अब ये बोल रहा है रोकने के लिए किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। बेटा जी याद करो न्यूटन का दूसरा नियम। बेटा दूसरा नियम क्या था? तो दूसरा नियम था संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की जो दर है वही किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। ज्यादा संवेग में परिवर्तन तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और जितनी जल्दी संवेग में परिवर्तन करोगे उतना ज्यादा बल। अब एक बात बताओ, अगर तुम ट्रेन को रोकना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 70 से एकदम से इसका बेटा जी क्या करना पड़ेगा? संवेग 0 लाना पड़ेगा। रोकने पर क्या होता है? अंतिम वेग 0 हो जाता है, और अगर वेग 0 तो संवेग 0, मतलब कि तुम सीधे 70,000 से एकदम से तुम 0 करना चाहते हो संवेग। इतना बड़ा अंतर है संवेग में, और वो भी एकदम से। मान लो कि तुम कुछ सेकंड में करना चाहते हो, है ना, तुम एकदम से ट्रेन को रोकना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और बेटा जी यही रीजन है कि हम ट्रेन को अचानक से नहीं रोकते हैं, क्योंकि बहुत बहुत अधिक बल की आवश्यकता होती है ना। क्योंकि बच्चा ट्रेन का बेटा जी वास्तव में बेटा जी वजन 1000 किलोग्राम थोड़ी होगा बेटा जी, पता नहीं कितने 1000 kg होगा, पता नहीं कितने टन की ट्रेन होगी। आप बताओ, हाँ, एक एक पार्ट उसका होगा 1000 kg का, और फिर आप सोचो कितना बड़ा संवेग होगा, उसको एकदम से हमें 0 करना है, मतलब कि एकदम से इतने बड़े संवेग में परिवर्तन पॉसिबल ही नहीं है।
इसलिए क्या होता है, कभी भी ट्रेन को अचानक से रोका नहीं जाता क्योंकि बहुत अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या होगा, ट्रेन को रोकने के लिए, ट्रेन को रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है न्यूमेरिकल है। तो क्वेश्चन कह रहा है किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, एक 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, या 4 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है ना। तो हम यहाँ पर दोनों के लिए कॉलम बना लेते हैं, है ना। बेटा जी वैल्यू लिख लो, m1 कितना है, तो हमारी m1 कितना है, हमारी जो वस्तु है, पहली वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 2 kg है, और 2 किलोग्राम वाली वस्तु को कितना त्वरित करना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करना, यानी कि एक्सेलरेशन कितना लाना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से एक्सेलरेशन लाना है। दूसरी वस्तु कितने की है, दूसरी जो वस्तु है वो है 4 किलोग्राम की, इसे कितने दर से त्वरित करना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करना है। अब बताओ किसमें अधिक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बताओ। ऐसे नहीं बता सकते आप, सीधे लगा देंगे ना, फॉर्मूला लगा दो यार भाई, F1 इक्वल्स टू m1 इंटू a1, F2 इक्वल्स टू, भाई बल की माप लगाने के लिए तो जो है न्यूटन साहब ने दूसरा नियम दिया था, उसका इस्तेमाल करो। m1 इक्वल्स टू 2, a1 इक्वल्स टू 5, F1 कितना आ गया, 10 न्यूटन आ गया, और F2 कितना है, m2 कितना है 4, a2 कितना है 2, सीधे आ गया F2 इक्वल्स टू 8 न्यूटन। अब बताओ 8 बड़ा कि 10 बड़ा। आप कहोगे मैडम जी छोटे हम पढ़े थे, हमारी शक्तियों का जो है आप हमें इतना कमजोर मत समझिए, है ना। हमें पता है भैया कि 10 ज़्यादा बड़ा, इसका मतलब क्या है, पहली वस्तु में अधिक बल लगाना पड़ेगा, यानी कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में अधिक बल लगाना पड़ेगा। भले इसका द्रव्यमान छोटा है, भले ये 2 किलो की, लेकिन तुम इसे बहुत तेजी, है ना, त्वरित करने की बात कर रहे हो, तो क्या होगा, तुम्हें बल ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। सही है, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया हो, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं खास, है ना। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, F1 इक्वल्स टू m1 इंटू a1 लगाया, F2 इक्वल्स टू m2 इंटू a2 लगाया, कैलकुलेट किया और आंसर हमारे सामने है, कंपैरिजन कर दिया, सामने से दिख रहा है 10 बड़ा है, यानी कि हमारा जो पहली वस्तु है उसको में जो है अधिक बल लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक कार है जो कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। हमारे पास एक कार है जो कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। तो कह रहा है कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल के परिमाण की गणना करें और कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। अब कोई कार है, सपोज करो कोई कार है और ये कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, ठीक है, गति से चल रही है। पहली बात तो ये कार का होगा प्रारंभिक वेग, क्या होगा, कार का प्रारंभिक वेग होगा। इतनी स्पीड से कार हमारी चल रही है। अब कह रहा है कि हमने क्या करा, ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने के बाद इसने रुकने में 4 सेकंड का समय लिया, यानी कि जो हमारी कार है वो 4 सेकंड में रुकी है। अब कह रहा है कि तो ये बताओ तुमने कितना बल लगाया था भाई मेरे, जो तुम्हारी कार रुक गई। बेटा जी
ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम चलती हुई वस्तु को रोक रहे हो, अवस्था में परिवर्तन कर रहे हो, तो न्यूटन का पहला नियम यही चिल्ला चिल्ला के कहता है कि भाई तेको बल लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जब तू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगा केवल तभी हमारी वस्तु रुकेगी, वरना वस्तु रुकने वाली नहीं है। तो वही फोर्स बेटा जी अपने को पता लगाना है, उसी फोर्स को तो अपने को पता लगाना है कि आखिरकार कितना फोर्स लग रहा था भैया। और कार का द्रव्यमान दिया हुआ है तुम्हें 1000 किलोग्राम, यानी कि कार का यात्रियों से जितने लोग उसमें बैठे हुए थे, अब ऐसा था नहीं कि कार रोकने के लिए सबको बाहर फेंक दोगे, है ना। कार भाई लोग अंदर बैठे हुए तभी कार ब्रेक लगाया जा रहा है, समझ रहे हो। चलो अब देखो बल का परिमाप या फिर कह सकते हैं बल की माप सूत्र होता है F बराबर m इंटू ए। भैया हमें निकालना है बल, कितना बल लगा दिया F बराबर m में, आंसर निकालो। आएगा ही नहीं, पूछो कैसे, क्योंकि भैया हमें द्रव्यमान तो दिया हुआ है 1000 kg, हमें द्रव्यमान तो दिया हुआ है 1000 किलोग्राम का, लेकिन एक्सलरेशन नहीं पता है भाई, एक्सलरेशन नहीं पता है, ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, ए कितना है ये नहीं पता है। तो बच्चों क्या ए निकाल सकते हैं हम? जरा दिमाग लगाओ इतने में से, क्या ए निकाल सकते हैं? थोड़ा सोचो यार, पहला चैप्टर याद करो भैया, पहला चैप्टर गति का चैप्टर याद करो। चलती हुई वस्तु को रोक रहे हो, कितना एक्सलरेशन, चलती हुई वस्तु को रोक रहे हो, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, वेग में परिवर्तन कर रहे हो। वेग में परिवर्तन मतलब कि एक्सलरेशन, और एक्सलरेशन बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है, जहां पर v क्या होता है, अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग, t समय। अब यहां पर ये बताओ अंतिम वेग कितना है? कुछ बच्चों ने गेस कर लिया होगा, हमारी कार ब्रेक लगाने के बाद भैया रुक रही है, हमारी कार ब्रेक लगाने के बाद रुक रही है, मतलब क्या हुआ, इसका अंतिम वेग 0 है। यानी कि बेटा जी 0 माइनस यू कितना है, 108। अब सीधे 108 मत रख देना गर्मी में, नहीं तो गलत हो जाएगा। पूछो कैसे? वो इसलिए क्योंकि बेटा जी तुम्हारा जो यहाँ पर वेग है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, समय सेकंड में दिया हुआ है, यही गलती करोगे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, कोने में कर लो। इसको क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग सीधे जो है मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। क्या करते हैं, 5/18 का गुणा करते हैं। 18 का टेबल किसी को आता है? 18 का टेबल याद है? नहीं होगा 18 का टेबल, हाँ 18 6 जा होता है 108, 18 छक्का 108, सही है। चलो तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से बेटा जी हमारे पास u बराबर आ गया 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अब हम रखेंगे यहाँ पर 0 माइनस 30। बेटा समय कितना है, समय है 4, यानी कि एक्सलरेशन कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 30/4, 4 7 28 होता है ना, 4 7 28 यानी कितना बचा, 2 बचा, 4 5 20, यानी कि ए बराबर आ गया माइनस का 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। हमारे पास एक्सलरेशन आ चुका है। निगेटिव क्यों आया, क्योंकि तुमने ब्रेक लगाया है। ब्रेक लगाया मतलब कि तुमने क्या किया, तुमने जो है समय के साथ वेग घटाया है। जब वस्तु का समय के साथ वेग घटता है तब एक्सलरेशन क्या होता है, निगेटिव आता है। जब वस्तु का समय के साथ वेग घटता है तो क्या आता है, एक्सलरेशन निगेटिव आता है, यानी कि ए बराबर क्या आएगा, माइनस का 7.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कर देंगे। ए कितना आ गया है, माइनस का 7.5, और यहाँ से एफ सीधे आ जाएगा 75000 और एक अंक बाद दशमलव, यानी कि एफ बराबर आ गया माइनस का 7500 न्यूटन। अब ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, ये नेगेटिव साइन तुमसे क्या कहना चाहता है। ये नेगेटिव साइन हमसे चिल्ला चिल्ला कर ये कहना चाहता है कि भाई जब तू कार के आने की दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाएगा केवल तभी हमारी कार रुकेगी। एक बात बताओ, तुम किसी वस्तु को रोकना चाहते हो तो क्या करते हैं, हम विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। तो ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो बल है, बल गति की विपरीत गति की
विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, दिशा में कार्य कर रहा है, इसलिए क्या है बेटा जी, ये निगेटिव है। क्या है, ये नेगेटिव है। ठीक है, बहुत आसान था। हमारे पास प्रारंभिक वेग दिया था, हमारी कार रुक रही है, मतलब कि अंतिम वेग 0 हुआ, समय दिया हुआ था, इसका इस्तेमाल करके हमने क्या किया, एक्सेलरेशन निकाला। हमें पता है F बराबर होता है m/a, हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी, हमारे पास आंसर आ गया। बहुत आसान था, कुछ भी ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ी रॉकेट साइंस यहाँ पर लग रही, बहुत आसान है ना। चलो अब बच्चों, जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लिए चैलेंज क्वेश्चन है, चैलेंजर क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को सारे बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सब के सब बच्चे ट्राई करेंगे। 5 न्यूटन का एक बल है जो किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलाना चाहता है। अब कह रहा है तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देता है। मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा समझा देती हूँ। यही 5 न्यूटन का बल है जो किसी वस्तु पर लगा रहे हैं, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मिल रहा है। जब यही 5 न्यूटन हम किसी दूसरी वस्तु पर लगा रहे हैं, तब 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मिल रहा है। कह रहा है अगर हम इन दोनों द्रव्यमान की वस्तुओं को जोड़ दें, यानी कि हमने क्या किया, m1 और m2 दोनों को जोड़ दिया, तो कह रहा है ये बताओ कि फिर यही अगर 5 न्यूटन का बल लगाएं तो अब उस वस्तु में एक्सेलरेशन कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार खुद से लगाने की कोशिश जरूर करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, और जो भी डाउट हो या फिर क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अपनी अगली क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।